So welcome to this lecture on international trade theories. This is the part 1. So what is a trade theory? एक कंट्री को ट्रेड थियरी एक कंट्री को हेल्प करती है 3 तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। 3 क्वेश्चंस क्या हैं कि हमें which product should be exported or imported, what should be the volume of the trade and who are ideal trade partners। तो हमें कौन से प्रोडक्ट करने हैं, कितने करने हैं और किसको करने हैं। इन 3 के आंसर्स हमें किससे मिलते हैं? ट्रेड थियरी से मिलते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड करने की 2 अप्रोचेस होती हैं। 2 अप्रोचेस में एक अप्रोच ये है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तब उसको कहते हैं हम लेजर फेयर अप्रोच, जो हांगकांग और यूएस जैसी कंट्रीज फॉलो करती हैं। दूसरी जो अप्रोच होती है वो इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट रोल होता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ट्रेड को डायरेक्ट करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच को फॉलो करती हैं ट्रेड करते टाइम। सो जो फर्स्ट थ्योरी है वो मर्केंटलिज्म है। मर्केंटलिज्म एक इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच को फॉलो करने वाली थ्योरी है। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तब। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि नेशन की जो वेल्थ है वो डिटरमाइन होती है उसके पास गोल्ड कितना है। तो जो एक नेशन है उसको पूरा का पूरा जो फोकस करना है वो गोल्ड को एक्यूमुलेट करने में करना है। तो इसकी वजह से गोल्ड को अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है तो मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूंगी और इंपोर्ट कम करूंगी। क्यों करूंगी? अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी दैट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्री ए हूं और ये कंट्री बी है। अगर कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी गुड्स या सर्विसेज का तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे मतलब गोल्ड मिलेगा। बट अगर वो यही कंट्री इंपोर्ट करती है मतलब बी से सामान को खरीदती है तो उसका गोल्ड जो है वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो ये जो सोल पर्पस है मर्केंटलिज्म का कि हमें गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है, वो इंपोर्ट के टाइम पे तो फॉलो ही नहीं हो सकता या फुलफिल ही नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट को तो गवर्नमेंट कहती है इसको आप प्रमोट करो और इंपोर्ट को कम से कम करो क्योंकि गोल्ड बाहर चला जाएगा अदरवाइज। तो यही कहती है ये वाली theory. It held a nation's wealth was determined by its accumulation of treasure, primarily gold. To increase nation's national wealth, countries were encouraged to export more than they imported, thereby maintaining a favorable balance of trade. Favorable balance of trade. That means favorable balance of trade का मतलब export should be greater than import. This surplus would lead to an inflow of gold from countries with trade deficits. अब मर्केंटलिज्म जो है उसके अंदर इसको हम जीरो सम गेम की तरह ट्रीट करा जाता है। जीरो सम गेम का मीनिंग होता है कि यहाँ पे एक कंट्री को तो फायदा होता जाता है और जो दूसरी कंट्री थी उसको नुकसान होता जाता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो जीरो सम गेम होती है। कोई भी किसी को भी ओवरऑल जो है ओवरऑल गेन नहीं रहता, ओवरऑल गेन नहीं रहता, जीरो हो जाता, नलिफाई हो जाता है। तो क्योंकि एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक नेगेटिव में जा रहा है तो अल्टीमेटली दे कैंसिल आउट एंड टोटल जो आपका गेन है वो जीरो बनता है। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। यहाँ पे किसी को भी म्यूचुअली किसी को गेन नहीं होता, यहाँ पे जीरो सम गेम रहती है। इसके अंदर मर्केंटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके की करती है अपने कंट्रोल करने के लिए ट्रेड को। एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अपने यहाँ की कंपनीज को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि तुम बनाओ अपने गुड और बाहर बेचो।
रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट, इंपोर्ट कहती है कि आप कम से कम करो, कैसे कम करेगी, कैसे इंपोर्ट को कम करा जाएगा, वो टैरिफ लगा देंगे, कोटा लगा देंगे, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मर्केंटलिज्म में, वो आता है कॉलोनी बनाओ, कॉलोनीज की का इस्तेमाल करो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और मार्केट्स के अंदर मार्केट्स को अप्रोच करने के लिए। कॉलोनी का क्या मीनिंग है? जैसे ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था इंडिया में, उसकी कॉलोनी थी यहाँ पे ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, जहाँ से वो इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उनको कोई टैरिफ या टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते थे क्योंकि उनकी कॉलोनी थी यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा था कि उनके पास रॉ मटेरियल, जो इंडिया के पास चीजें थी, रॉ मटेरियल्स थे, वो यूटिलाइज कर पा रहे थे एट लिटिल और इनफैक्ट नो कॉस्ट। तो इसी का क्रिटिसिज्म यही है कि एक जीरो सम गेम है ये, म्यूचुअल गेन तो होता नहीं है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा जब हम गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत पैसा बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सबके हाथ में बहुत पैसा होगा, खरीदने की परचेजिंग पावर होगी, सबके हाथ में पैसा होगा, परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, हाई इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वो इकोनॉमी को हार्म करता है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। सो जो नेक्स्ट आती है वो आती है न्यू मर्केंटलिज्म। न्यू मर्केंटलिज्म भी एक इंटरवेंशनिस्ट थियरी ही है, इस यानी इसके अंदर भी गवर्नमेंट का रोल रहता है, गवर्नमेंट का रोल रहता है। ये इनफैक्ट मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है मर्केंटलिज्म का ही, लेकिन यहाँ पे गोल्ड को एक्यूमुलेट करना में फोकस ना होके यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और फुल एम्प्लॉयमेंट हो एक कंट्री के अंदर। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ से समझ लेते हैं। न्यू मर्केंटलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, ठीक है, यहाँ का फोकस करते हैं कंट्री ए पे। कंट्री ए क्या करेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती रहेगी, इनफैक्ट इतना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी कि जो उसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको भी वो एक्सीड करेगा, मतलब सरप्लस बनाएगी सामान को, गुड्स और सर्विसेज को। और ये सरप्लस बनाने की के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयज को हायर करेगी, तो एम्प्लॉयज को हायर करेगी तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग जॉब्स की सर्च कर रहे हैं उन सब के पास जॉब्स हो, जो लोग जॉब्स को सर्च कर रहे हैं उनके पास, सबके पास जॉब हो। तो यहाँ पे जो वो सरप्लस बन गया, क्योंकि डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट इतनी थी नहीं, जो सरप्लस है उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, उसको आप एक्सपोर्ट करोगे। कहाँ पे कर दिया, बी में एक्सपोर्ट कर दिया जो मैंने सरप्लस बनाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ी, मेरे यहाँ पे सारे लोगों को काम मिला, फुल एम्प्लॉयमेंट मिली, क्योंकि मैंने अपना काम क्योंकि मेरा ध्यान क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे था, इंपोर्ट मुझे करना नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करती है और कॉलोनीज पे रिलाय नहीं करती, यहाँ पे कॉलोनीज पे रिलाय हो रहा था। तो बेसिकली ये मीनिंग रहता है न्यू मर्केंटलिज्म का। न्यू मर्केंटलिज्म में की स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं, यहाँ पे भी प्रमोट किया जाता है एक्सपोर्ट को थ्रू सब्सिडीज एंड सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंपोर्ट को, ट्रेड सरप्लस बनाया जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होता है। सपोर्ट की जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं एक्सेस ऑफ डिमांड एट होम टू सेंड सरप्लस अब्रॉड। अब जब मैंने, एक कंट्री ने बी पे सारा का सारा सामान जो सरप्लस था वहां पे दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए। अब खरीदने के लिए इनको क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। अब पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसे भी देती है, ये लोन ग्रांट करती है, तो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट बैक लोन्स टू यूज फॉर परचेज द एक्सेस प्रोडक्शन, जो उन्होंने सरप्लस बनाया है उसके लिए पैसे भी यही प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी स्ट्रैटेजीज है न्यू मर्केंटलिज्म की, ताकि जो न्यू मर्केंटलिज्म का बेसिक है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए और इंपोर्ट कम से कम किया जाए, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करती है एक गवर्नमेंट, ताकि ये फुलफिल हो सके ये ऑब्जेक्टिव। फ्री ट्रेड थियरीज के अंदर हमारे पास फ्री ट्रेड थियरीज क्या होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल,
बहुत कम रहता है, बिल्कुल या तो बिल्कुल भी नहीं रहता है या बहुत कम रहता है। यानी गवर्नमेंट अटेम्प्ट नहीं करती कि इन्फ्लुएंस करे ट्रेड को, मार्केट ही डिटरमाइन करती है, मार्केट में डिमांड सप्लाई ही डिटरमाइन करती है क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसके साथ ट्रेड होना है। गवर्नमेंट जबरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं करने की कोशिश करती ट्रेड। दो थियोरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, या एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय सो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक कंट्री है ए और कंट्री है बी। यहाँ पे हम टू कंट्रीज एंड टू प्रोडक्ट्स का मॉडल ले रहे हैं, यानी दो ही कंट्रीज हैं और दो ही प्रोडक्ट्स हैं। तो एक कंट्री ए एक्स और वाई बनाती है और कंट्री बी भी एक्स और वाई बनाती है। इनके एग्जाम्पल को कंसिडर करके चल रहे हैं हम इसमें। तो ये क्या कहा जा रहा है कि अगर कंट्री ए कंट्री बी के कंपैरिजन में एक्स ज्यादा अच्छे से बना पाती है और कंट्री बी कंट्री ए के कंपैरिजन में वाई अच्छे से बना पाती है, तो इसको एक्स ही बनाना चाहिए और इसको वाई बनाना चाहिए, और इसको वाई के लिए इससे ट्रेड कर लेना चाहिए, यानी वाई इसको यहाँ से मिल जाए, ये इंपोर्ट कर ले और ये एक्स को एक्सपोर्ट कर ले। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज कहती है। A country holds an absolute advantage in production of a product when it can produce more efficiently than any other country. He proposed that countries should specialize in producing goods where they have this absolute advantage and then trade these goods with other countries to benefit from each other's strength. अब ये जो स्ट्रेंथ है, या तो वो नेचुरली होगी उसके पास किसी क्लाइमेट की रीजन से, या नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास हैं, या लेबर उसके पास है, या उसने खुद ने एक्वायर की होगी। यानी एक्स को बनाने के लिए हो सकता है इसके पास कुछ नेचुरली चीजें होंगी या नेचुरल रिसोर्सेज होंगी जो कंट्री ए के पास होंगी, या तो उसने एक्स को बनाने के लिए उसके पास कुछ एक्वायर स्किल होगी उसके पास, या प्रोडक्ट या प्रोसेस की टेक्नोलॉजी होगी जो उसने खुद ने डेवलप किया होगा टाइम में। जैसे यूएसए और रशिया के पास आर्म्स बनाने की टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म सप्लायर्स हैं। तो ये एक एक्वायर्ड एडवांटेज है इनके पास। सो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का हमारे पास एग्जांपल है। हम एज्यूम करते हैं हमारे पास दो कंट्रीज हैं, घाना और साउथ कोरिया। दोनों के पास क्या है, 200 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज कितने हैं, 200 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिनसे इन रिसोर्सेज से या तो वो राइस बना सकते हैं या तो कोकोआ बना सकते हैं। अब घाना के अंदर इट टेक्स 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोकोआ एंड 20 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस। और घाना कुड प्रोड्यूस 20 टन ऑफ कोकोआ और नो राइस। ये अभी हम टेबल के थ्रू समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल को, बट हमें ये सिर्फ याद रखना है कि इनके पास इनपुट कितना है, 200 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, या तो वो राइस बनाए या तो कोकोआ बनाए। अभी इसको टेबल एब्सोल्यूट एडवांटेज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और ये याद रखना है हमारे पास घाना और साउथ कोरिया दोनों के पास 200 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं कोकोआ और राइस को बनाने के लिए। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है घाना को 1 टन ऑफ कोकोआ बनाने के लिए, और वहीं पे 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको राइस बनाने के लिए, और साउथ कोरिया को 40 की रिक्वायरमेंट पड़ती है 1 टन ऑफ कोकोआ बनाने के लिए, और 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है 1 टन ऑफ राइस बनाने के लिए। पहले तो यहीं पे ही समझ लेते हैं कि कोकोआ बनाने में और राइस बनाने में कौन बेटर है। यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। कोकोआ बनाने के लिए घाना को कम रिसोर्सेज चाहिए और साउथ कोरिया को देखो 40 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है बनाने के लिए, तो घाना तो ऑब्वियसली कोकोआ बनाने में बेटर है क्योंकि उसको इनपुट की कम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और राइस बनाने में साउथ कोरिया बेटर है क्योंकि उसको सिर्फ 10 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन कंपैरिजन टू घाना। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर देखें तो घाना के पास कोकोआ की है
और राइस की किसके पास है, साउथ कोरिया के पास। लेकिन अगर ये दोनों कंट्रीज ट्रेड नहीं करती, फर्स्ट सिनेरियो में देखते हैं, ये अगर ये ट्रेड नहीं करती, दैट मीन्स घाना अपना कोकोआ भी बनाएगा और राइस बनाएगा अपने लिए, और साउथ कोरिया भी कोकोआ बनाएगा, राइस बनाएगा अपने लिए, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये नहीं है, क्योंकि ट्रेड नहीं कर रहे। अब यहाँ पे टोटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी 200, तो घाना 100 यूनिट्स दे देगा कोकोआ बनाने के लिए, और राइस बनाने के लिए भी 100 दे देगा, और वही साउथ कोरिया भी कोकोआ बनाने के लिए 100 यूनिट्स रिसोर्सेज दे देगा, और राइस को बनाने के लिए भी 100 दे देगा। तो कितना बनेगा कोकोआ, 100 डिवाइडेड बाय 10 बन जाएगा। राइस कितने बनेंगे, क्योंकि 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स इसके पास हैं, और कितने चाहिए होते हैं, 20 चाहिए होते हैं, तो 5। वहीं साउथ कोरिया साउथ कोरिया को बनाने के लिए 100 यूनिट्स हैं, और चाहिए कितने, 42.5, और 100 डिवाइड बाय 10, राइस बनाने के लिए 10। तो ये टोटल कंजम्पशन, प्रोडक्शन कितनी कर पा रहे हैं कोकोआ की, दोनों मिला के 12.5, 10 प्लस 2.5, और राइस कितना बना रहे हैं, 5 प्लस 10, 15। अब आता है सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो के अंदर हम जिस कंट्री में जो चीज़ स्पेशलाइजेशन है, जिसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो बनाएगा, ठीक है। अब घाना के पास किसकी थी, कोकोआ की थी, और साउथ कोरिया के पास राइस की थी, क्योंकि यहाँ पर कोकोआ के देखें तो रिसोर्सेज यहाँ पे कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरिया घाना को, और राइस के अंदर किसको रिसोर्सेज कम लग रहे हैं बनाने में, साउथ कोरिया को लग रहे हैं, तो वो राइस बनाने में बेटर है। तो अगर घाना वही बनाता है, कोकोआ ही बनाता है, तो सारे जो रिसोर्सेज है 200 के 200 रिसोर्सेज वो कोकोआ बनाने में लगाता है, तो उसको कितने बना पाएगा वो, 200 बाय 10, 20। और राइस वो बना नहीं रहा, क्योंकि वो बेटर नहीं है साउथ कोरिया से, तो यहाँ पे आ गया 0। साउथ कोरिया क्या बनाएगा, राइस बनाएगा, तो सारा का सारा जो 200 का 200 यूनिट्स है वो राइस बनाने में लगा लेगा, तो 20 आ गया, और वो कोई भी कोकोआ नहीं बनाएगा। तो टोटल कितनी प्रोडक्शन हो जाती है इस केस के अंदर, 20 प्लस 0 20, और राइस कितना बना पाते हैं दोनों मिला के 20। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या कर रहे हैं, अब कंजम्पशन आफ्टर घाना ट्रेड 6 टन्स ऑफ कोकोआ फॉर 6 टन्स ऑफ साउथ कोरियन राइस। अब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब क्योंकि घाना के पास अभी तक कुछ राइस नहीं है, और साउथ कोरिया के पास कोकोआ नहीं है, 0 है, तो अब क्या करेंगे, ये ट्रेड करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। अब ये 20 यूनिट्स कोकोआ बना रहा था, ये गिव अप कर देगा 6 कोकोआ के यूनिट्स, और ये दे देगा साउथ कोरिया को। तो 20 माइनस 6 आ गया यहाँ पे 14, कि 6 कहाँ चले गए, 6 चले गए साउथ कोरिया को। वहीं पे ही क्योंकि साउथ कोरिया 20 यूनिट्स ऑफ राइस बना पा रहा था, उनमें से उसने 6 जो दे दिए राइस, 6 टन्स जो राइस है वो दे दिया घाना को, तो उसके पास कितने बच गए, 14 टन्स ऑफ राइस बच गए। इस वाली टेबल के अंदर हमने क्या किया है, हमने स्पेशलाइजेशन प्लस ट्रेड दोनों किया है। स्पेशलाइजेशन मतलब घाना ने वही बनाया है जिसमें वो अच्छा है, और साउथ कोरिया ने वही बनाया है जिसमें वो अच्छा है, और जो बाकी उसकी रिक्वायरमेंट है, घाना की रिक्वायरमेंट है जैसे राइस की, वो उसने ट्रेड कर लिया है साउथ कोरिया के साथ, और साउथ कोरिया की रिक्वायरमेंट जो कोकोआ की है वो उसने ट्रेड कर लिया है घाना के साथ। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो को इस सिनेरियो से करते हैं। ये सिनेरियो क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो ही नहीं रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड और स्पेशलाइजेशन दोनों थी, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या बना हमारे पास। अब घाना के पास कोकोआ कितना है, 14 है, और जब ट्रेड नहीं कर रहे थे तो कितना था, सिर्फ 10 था, तो कितने एक्स्ट्रा आ गया, 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, 4 का एडिशनल 4 यूनिट्स हमारे पास कोकोआ के बन गए घाना के पास। और राइस के कंपैरिजन करें तो ट्रेड और स्पेशलाइजेशन से 6 था, और यहाँ पे हम सिर्फ विदाउट ट्रेड कितना कर पा रहे थे, सिर्फ 5 का था हमारे पास विदाउट ट्रेड में, तो हमारे पास एडिशनल कितना हो गया, 1 यूनिट राइस हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए घाना के पास। साउथ कोरिया के पास यहाँ पे 6 था,
और यहाँ पे 2.5, तो 6 माइनस 2.5 3.5 का इंक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। यहाँ पर उसके पास ट्रेड करने पर 14 था और यहाँ पे सिर्फ 10 था, तो 14 माइनस 10 क्या हो गया 4। तो हमने कंपैरिजन किया है ए और सी में, और यहाँ पे हमने डी में इस चीज़ को मेंशन किया है। तो क्लियरली जब दो कंट्रीज ट्रेड करती हैं, स्पेशलाइजेशन करती हैं और ट्रेड करती हैं, तो उनको क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, गेन मिलता है, इंक्रीज हो जाता है कंजम्पशन में एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, जो इस क्वेश्चन से प्रूव हो गया है। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज के एग्जाम्पल से हमने ये समझा है कि अगर घाना और साउथ कोरिया ट्रेड नहीं करते हैं तो उनके पास कम आउटपुट बनता है कोकोआ का और राइस का, दोनों का। और अगर वो ट्रेड कर लेते हैं घाना और साउथ कोरिया आपस में स्पेशलाइजेशन करने के बाद, तो उनके पास ज़्यादा आउटपुट बनता है दोनों कोकोआ और राइस का। सो देयरफॉर घाना भी और साउथ कोरिया भी दोनों को ही गेन होता है, तो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव सम गेम हो जाती है। So if each country specializes in production of good in which it has an absolute advantage and trades for the other, both countries gain. Moving on, theory of comparative advantage. So theory of comparative advantage कहती है कि अगर दोनों कंट्रीज, दो कंट्री और दो प्रोडक्ट का मॉडल लेके चल रहे हैं हम, टू कंट्रीज टू प्रोडक्ट्स का मॉडल लेके चल रहे हैं, व्हाट इफ कि इसमें से एक कंट्री ए और बी ले रहे हैं हम कंट्रीज, और प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्स एंड वाई। व्हाट इफ कि कंट्री ए के पास दोनों प्रोडक्ट को बनाने में एडवांटेज हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तो इस केस में क्या करेंगे, बेसिक अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को समझें, एब्सोल्यूट एडवांटेज एफिशिएंसी पे बात करता है। एफिशिएंसी का अगर हम बेसिक फॉर्मूला समझें तो क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। तो जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना पाए तो हम उस कंट्री को बोल देते हैं वो वाला गुड आप बना दो। बट व्हाट इफ एक कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, मतलब वो जो दोनों ही एफिशिएंटली बना पाता हो, दोनों का ज़्यादा आउटपुट बना पाता हो, तो क्या ट्रेड नहीं करेंगे हम? तो इसका आंसर देती है थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो की प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल ट्रेड थियोरी है। ये कहती है कि it explains how and why countries benefit from trading with one another even if one country is more efficient in producing all the goods. So यहाँ पे वो कहते हैं कि डेविड रिकार्डो कि आपने एफिशिएंसी तो ले ली, कंसिडर कर ली, आउटपुट कंसिडर कर लिया कि कौन ज़्यादा बना पा रहा है या नहीं, but you didn't factor in the concept of opportunity cost. You didn't factor the concept of opportunity cost. हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री इनमें से कम लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्ट को बनाती है, हम उस कंट्री को बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट बनाए और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेड करें। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है, कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड विथ सेम रिसोर्सेज, मतलब आउटपुट की बात कर रही है। वहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बात कर रहा है, अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैन दी other country. What is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of foregoing the next best alternative. Comparative advantage की जो थ्योरी है वो पूरी फोकस ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रही है कि वो कम से कम हो जाए, वो मैक्सिमाइज की बात नहीं कर रही आउटपुट को, उसका फोकस जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम करने में है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, इंडिया और घाना दो कंट्रीज है और दो प्रोडक्ट हैं, कॉटन एंड लैपटॉप। सो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इंडिया और घाना को कंपेयर करें तो कॉटन कौन ज़्यादा बना पा रहा है, इंडिया बना पा रहा है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज इंडिया के पास है।
लैपटॉप के केस में भी अगर हम कंपेयर करें इंडिया और घाना को, तो ज़्यादा लैपटॉप कौन बना पा रहा है? इंडिया बना पा रहा है। तो दोनों केस के अंदर इंडिया के पास ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ऐसा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है। बट इन्हीं नंबर्स के साथ अगर हम ऐड कर ले लोअर अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज निकालें, तो रिजल्ट्स हमारे पास अलग आ रहे हैं। देखते हैं ये कैसे होता है। तो नंबर्स तो हमारे पास सेम है। यहाँ पे हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं ना, वो हम पहली बात तो याद रखना है कि पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं। पर यूनिट मतलब यहाँ पे 20 कॉटन है ना, बट हमें 1 कॉटन की कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे 10 लैपटॉप दिए हुए हैं ना, हमें 1 लैपटॉप की कॉस्ट निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम ये सारे टर्म्स को यूनिट पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अगर मुझे 20 यहाँ पे गिवन है और 20 को मुझे 1 कॉटन बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। तो 20 डिवाइड बाई 20 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी 1 कॉटन की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 10/20 आ गई, राइट। और वहीं पे अगर मैं घाना की बात करूँ, तो घाना के पास बात कर रहे हैं 16 कॉटन की, मुझे चाहिए 1 कॉटन। तो 16 डिवाइड बाय 16 से बन जाएगा 1, और यहाँ पर भी मेरे को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ गया 2/16 लैपटॉप। अगर हम यहाँ पे बात करें लैपटॉप के केस में इंडिया और घाना की, तो क्या है हमारे पास वैल्यूज़? 10 गिवन है, मुझे 1 लैपटॉप की चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 10, तो मुझे इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा 10। तो मेरे पास बन गया 20/10 कॉटन। और यहाँ पे अगर मुझे 2 लैपटॉप दिए हुए हैं, मुझे 1 लैपटॉप की कॉस्ट निकालनी है, तो 2/2, तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 16/2 कॉटन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ देखूँ, तो ये क्या है? 1/2, ये है 1/8, ये है 2 और ये है 8। अब ये क्या है? ये पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और कॉस्ट मेरे को चाहिए कम से कम। तो वो हाफ कम है या 1/8 कम है? 1/8 कम है। तो घाना को बनाना चाहिए क्या? कॉटन का प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम लग रही है। और यहाँ पे 2 कॉस्ट है और यहाँ पे 8 कॉटन की कॉस्ट है, लैपटॉप की कॉस्ट है। तो मेरे को किसको बनाना चाहिए? लैपटॉप इंडिया को बनाना चाहिए लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इंडिया की कम है लैपटॉप को प्रोड्यूस करने में। सो ये कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज कि आप फोकस करें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे कम हो रही है। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट एडवांटेज के केस में दोनों चीज़ें इंडिया को बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज। वहीं कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे कॉटन बनानी चाहिए घाना को, क्योंकि वहाँ पे कम कॉस्ट लग रही है एज कंपेयर्ड टू इंडिया। और इंडिया को बनाना चाहिए लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप बनाने में उसको कम कॉस्ट लग रही है एज कंपेयर टू घाना। So this is it for this lecture. We'll meet you in the next lecture, which is the part 2 of the series in international trade theory. Thank you so much.